राजधानी जयपुर के भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। हादसे में 2 और मरीजों की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी है। यूसुफ और नरेश बाबू की मौत हो गई है। तो अब तक 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। जयपुर में बताते चले भांकरोटा के पास एक बेहद ही दर्दनाक जो है हादसा हुआ था, जिसमें कई मरीजों का इलाज जो है वो एसएमएस अस्पताल में चल रहा था। जानकारी ये थी कि 20 से 23 मरीजों का इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा था। 15 मरीज अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। हादसे में 2 और मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से उनके परिजनों में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। यूसुफ और नरेश बताया जा रहा है, इन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो हादसे में 2 और मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। भांकरोटा अग्निकांड में अब तक मृतकों की संख्या पहुंच गई है 15 और पहले 13 लोगों की जान जा चुकी थी। अभी 2 और लोगों की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। कई लोग अभी भी वेंटिलेटर पर हैं और गंभीर हालत में हैं जो झुलसे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी फोन लाइन पर है। सौरभ, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आज एक दुखद खबर जो है वो एसएमएस अस्पताल से सामने आई है। जो मरीज जिनका इलाज चल रहा था और वो वेंटिलेटर पर थे, उनमें से यूसुफ और नरेश बाबू नाम के मरीज की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों ही 80% से ज्यादा जो है वो झुलसे हुए थे और जब से यहाँ पर एडमिट कराया गया था तब से लगातार जो है वो उनको वेंटिलेटर पर जो है वो रखा गया था। लेकिन कुछ देर पहले दोनों ही मरीजों ने जो है वो दम तोड़ दिया है। तो अब मृतकों की संख्या जो है वो 15 जो है वो पहुंच चुकी है और आज फिर एक मरीज को वेंटिलेटर पर लिया गया है, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों की जो जांच की गई है उसमें कुछ मरीजों में कह सकते हैं कि अन्य कॉम्प्लिकेशन भी जो है वो देखने को मिले हैं। मरीजों में कुछ मरीजों में डायबिटीज की शिकायत भी जो है वो सामने आई है। तो बर्न के साथ ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो और ज्यादा चुनौती भरा जो है वो डॉक्टर्स के लिए हो चुका है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि आज 2 मरीजों को संभवतः और डिस्चार्ज जो है वो किया जाएगा। उनकी हालत बेहतर होने के चलते डॉक्टर्स उन्हें डिस्चार्ज करने पर विचार जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अब मौतों का आंकड़ा जो है वो 15 तक पहुंच चुका है। जी सौरभ, बाकी मरीजों की स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए लगभग सभी मरीजों की एक तरह से कह सकते हैं कि क्रिटिकल हालात तो है ही, क्योंकि बर्न के केस हैं और कुछ मरीजों में जो है वो बर्न जो है वो डीप हुआ है, यानी गहरे अंदर तक जो है वो जला है। तो इस लिहाज से क्रिटिकल है और डॉक्टर्स का कहना है कि इन केसों में इनमें इलाज जो है वो लंबा चलता है। इस लिहाज से अभी कुछ दिन और इंतजार जो है वो करना पड़ सकता है और करीब 2 मरीज अभी भी वेंटिलेटर पर बताए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सौरभ जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अब तक कुल 15 मरीजों की जान इस भीषण अग्निकांड में जा चुकी है। कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। उदयपुर के दूधतलाई के पास जलबुर्ज इलाके में एक बार फिर से लेपर्ड की दस्तक जो है वो देखने को मिली है। सीसरमा की पहाड़ियों से होता हुआ ये जाता हुआ दिखाई दिया। तो वन विभाग के गोल्डन पार्क में ये गया है, इस तरह की जानकारी मिली। ये तस्वीर देखिए, लाल घेरे में पैंथर देखिए दीवार को कैसे फांदते हुए वहां से निकला है। लेपर्ड का वीडियो कार सवार पर्यटकों ने अपने मोबाइल से बनाया। वीडियो में लेपर्ड गोल्डन पार्क की दीवार के पास लगी जाली को फांद करके भागते दिखाए। तो वहीं स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ये लेपर्ड जो है अब इनका विचरण हो रहा है आबादी के इलाके में, वो चिंता का विषय बना हुआ है। कई लोग इससे घबराए हुए हैं, परेशान हैं। तो कुछ ऐसी तस्वीरें उदयपुर के भुताला के पाचावतों की भागल में से भी सामने आई है, जहां पर एक लेपर्ड का आतंक देखने को मिला है। लेपर्ड ने एक लड़की पर जानलेवा हमला किया। गनीमत रही कि इस युवती की मां के चीखने चिल्लाने से ये लेपर्ड यहां से भाग गया और युवक की जान बची। लेकिन लेपर्ड के हमले में गंभीर रूप से घायल है युवती, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां इलाज उसका किया जा रहा है। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आक्रोशित ग्रामीणों ने लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग से पिंजरा लगाने की अपील की है, ताकि पिंजरा में ये लेपर्ड कैद हो सके। मेरी मम्मी ने चलाया और मैं बोली तो मेरी मम्मी ने चलाया, फिर उसने फिर हम बहुत
जज प्रवीण कुमार मिश्रा ने सायों का खेड़ा में 2 बच्चों की हत्या मामले में आरोपी काकी अड़छी बाई को संदेह का लाभ देते हुए अपहरण और हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया है। तो बचाव पक्ष के वकील हैं दीपक, उन्होंने ये जानकारी दी कि 2 सितंबर को 2021 को खमनोर थाने में 2 जुड़वा बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले दर्ज हुई थी और 2 दिन बाद दोनों बच्चों की लाश गांव के कुएं में मिली। परिजनों ने छोटे भाई की पत्नी पर हत्या करने के और अपहरण करने के आरोप लगाए। अभियोजन पक्ष की तरफ से 44 मौखिक गवाह और 46 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी काकी को दोषमुक्त किया है। 2024 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाथद्वारा में विचाराधीन प्रकरण राज्य बनाम अंशी अपराध धारा। तो बीती रात को मेहंदीपुर बालाजी मोड़ पर एक कार पर कंटेनर पलटने के मामले को लेकर के परिजन अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे हैं और तीनों मृतकों के शव सिकराय अस्पताल की मोर्चरी में रखे हुए हैं। वहीं परिजनों ने कहा कि सिकंदरा पुलिस ने कार सवारों को टॉर्चर किया। बीती रात ग्वालियर निवासी कंचन रावत, सुमितबाड़ी निवासी देवेंद्र परमार की मौत हो गई थी। मंगलवार को परिजन पहुंचे तो उन्होंने सिकंदरा थाने के एक एएसआई पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि नवंबर में उनकी कार से एक्सीडेंट हो गया था और इस मामले को रफा दफा करने के लिए एएसआई ने पैसे भी लिए थे। गाड़ी को छोड़ दिया गया, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी को ठीक भी करवा लिया। लेकिन कुछ दिन पहले इस एएसआई का फिर से फोन आया और कहा कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, कोर्ट में आकर राजीनामा करो और 1 लाख रुपए लाने के लिए बोला गया था। एएसआई ने एक बार तो ग्वालियर जाकर पीड़ितों को टॉर्चर भी किया और उसके बाद दौसा राजीनामा के लिए बुलाया गया। जब सोमवार को एएसआई के दबाव में दौसा आए तभी मेहंदीपुर बालाजी मोड़ पर एक कंटेनर उनकी कार पर पलट गया। परिजनों ने सिकंदरा थाने के एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पे एक बार हमारी गाड़ी डिजायर गाड़ी थी, कंचन राजावत से एक्सीडेंट हुआ था, टायर फट गया था जिससे एक स्कूटी में एक्सीडेंट हो गया। तो इस ये नवंबर महीने की बात है। नवंबर महीने में एक्सीडेंट हुआ, उस समय गाड़ी हमारी टूट चुकी थी, डिजायर गाड़ी पूरी। और जब थाने में ले गए गाड़ी को और इन्होंने एसआई तेज सिंह चौधरी है, उन्होंने हमसे 50,000 रुपए लेके कहाँ कार्यरत है? क्या कहाँ कार्यरत है? ये सिकंदर थाना पड़ता है, सिकंदरा थाना। तो सिकंदरा थाने में ये अपना गाड़ी इन्होंने 50,000 रुपए लेके छोड़ दी, बोले आप ले जाओ ग्वालियर निकल जाओ। मैंने टूचिंग करके गाड़ी लेके गए ग्वालियर, मैं अपने गैरेज पे काम लगवाया वहां पे। तो पोखरण से खबर, जहां पर बिजली विभाग के ईएन ऑफिस के सामान को कोर्ट के आदेश पर कुर्क किया गया है। एडीजे कोर्ट पोखरण ने एक 8 साल के पुराने मामले को लेकर यह सामान कुर्क कर दिया है और इस मामले में पीड़ित पक्ष की पैरवी कर रहे वकील कोप सिंह ने जानकारी दी कि 12 अक्टूबर 2016 को फलसूंड के मानासर गांव का जसवंत सिंह लटकते तारों की चपेट में आने से घायल हो गया था। जसवंत को अपना हाथ गंवाना पड़ा, जिसमें अपर जिला जज कुमार खत्री ने 7 लाख रुपए और 6% ब्याज दावा पेश होने के चुकाने का आदेश दिया था। लेकिन ये जो है ब्याज और मुआवजे की राशि नहीं चुकाई गई। 7 लाख रुपए और 6% ब्याज था, वो नहीं दिया गया पीड़ितों को। और इस पूरे मामले को लेकर एडीजे कोर्ट ने मामले में न्यायालय की अवमानना मानते हुए अभी कुर्की के आदेश दिए हैं। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने मंगलवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस कभी भी सहन नहीं करेगी। बीजेपी हमेशा आसान रास्ता चुनती है, हमारा रास्ता जरूर कठिन है, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस एक बार फिर जनता की सेवा के लिए आएगी। ये देश लोकतंत्र का देश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनता के साथ और जनता के लिए लड़ाई लड़ी और आगे भी संविधान और देश को बचाने के लिए अपनी लड़ाई कांग्रेस पार्टी जारी रखेगी। कि मैं ये बात कहूंगा कि चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के हथकंडे का यूज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के मानस से और लोगों के इमोशंस से खिलवाड़ कर रही है। जब चुनाव आता है तब वो उनकी भाषा होती है स्मशान और कब्रिस्तान की, अली और बली की और कटने और बटने की। जब चुनाव आता है तो वो भारत और पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान का बात वो लेकर लोगों के बीच में नफरत का बी बोने का काम करते हैं। और जनता के जो मूल मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब मुद्दे, किसान मजदूर के मुद्दे, लोगों की सुरक्षा के मुद्दे, उन सब मुद्दों से ध्यान भटकाकर लगातार, आपने महाराष्ट्र के चुनाव में भी वही देखा है। दूसरा है, वो हमेशा कहते हैं ना रेवड़ियां बांटते हैं, रेवड़ियां बांटते हैं। चुनाव आते ही 1-2 महीने की जो रेवड़ियां बढ़ती है वो सब ने देखी है।
वो चुनाव जीतने के, उनके लिए सिर्फ चुनाव और सत्ता ही सब कुछ है। कांग्रेस पार्टी के लिए आजादी के जंग में भी सिर्फ सत्ता सब कुछ नहीं थी, देश की जनता और भारत माता की एकता, अखंडता, बंधुता, प्यार और मोहब्बत वो सब कुछ है। इसलिए त्याग और बलिदान की बात करते हैं। उनका और हमारा रास्ता अलग है। हम कठिन पिच पर खेल रहे हैं, वो आसान पिच पर खेल रहे हैं, तो खेलते हैं थोड़ा समय। उधर टोंक के जर्जर बूचड़ खानों से अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जा रही है। नगर परिषद के अधिकारी और बताया जा रहा है कि तहसीलदार मौके पर मौजूद है। बुलडोजर से बूचड़खानों की दीवारों को ध्वस्त किया जा रहा। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर लंबे समय से बंद पड़े बूचड़खानों को तोड़ने की दरअसल ये तैयारी की जा रही है। बूचड़खाने हटाने को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। कई विभागों से लंबी प्रक्रिया के बाद मिली स्वीकृति के बाद इन्हें तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। अजमेर में एटीएस की सूचना पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो वहीं आपको बता दें कि करीब 6 लाख की नकदी के साथ एक युवक को पकड़ा गया है। बाइक के साथ पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। सावित्री चौराहे के पास चेकिंग के दौरान यह गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में युवक ने पैसे के बारे में किसी तरीके की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। पुलिस युवक से पैसे के बारे में अब पूछताछ कर रही है। इसकी टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को 5,89,500 रुपए के साथ सावित्री चौराहे के पास से दस्तयाब करके पुलिस थाना सिविल लाइन लेके आए थे कार्रवाई कराने के लिए। उससे पूछताछ की तो पता है उसने कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। कहाँ से लाया, कहाँ का पैसा है, किसका है, कहाँ ले जाने दे के जमा कराने जा रहा था, जिस पर उक्त पैसा संदिग्ध चोरी का या हवाला का होने की संभावना होने से उक्त राशि को धारा 106 बीएनएसएस के 2023 के तहत जब्त किया गया है। उधर जालौर के सायला उपखंड के दूधवा गांव के सबसे बड़े सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी है और इसके कारण ग्रामीण छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। स्कूल में 12वीं तक की कक्षाओं को संचालित करने के लिए सिर्फ 4 शिक्षक लगे हुए हैं। पिछले 2 साल से बिना शिक्षकों के यहाँ पर पढ़ाई नहीं होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को दूसरी जगह पढ़ाने के लिए अब मजबूर हो चुके हैं उन्हें भेजने के लिए। दरअसल स्थानीय सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने कई बार इसके लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, पत्र भी लिखा गया, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ग्रामीणों ने विद्यालय के ताला लगाकर प्रदर्शन भी किया, लेकिन किसी तरीके का कोई समाधान नहीं निकला। यहाँ 12वीं तक स्कूल है। यहाँ संस्कृत के अलावा सेकंड ग्रेड के कोई मास्टर नहीं है। मास्टरों की बहुत ही कमी है। कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, परंतु आज तक अधिकारी कोई नहीं सुनी हमारी और कोई मास्टर यहाँ नहीं लगा। सिर्फ 4 मास्टर और 2 बाबू है। उनके 12वीं स्कूल है, उनके प्रोसेस चल रही है। जो बच्चे कम पढ़ रहे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और इनकी पढ़ाई भी बराबर नहीं हो रही है। कोई विषय के मास्टर, संस्कृत के अलावा कोई विषय के कोई मास्टर नहीं है। सरकार से मिल गई गुरु, मेरी बच्ची ने कहा ना, बस मैं तो यही समझूं। कोटपुतली का रुख करेंगे। बोरवेल में बच्ची के गिरने के मामले में अपडेट आया है। बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। लगभग 22 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों को, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को अभी तक किसी प्रकार की कोई सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 22 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया। लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन होता जा रहा है। इसको लेकर के कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 30 फीट हालांकि ऊपर लाया गया मासूम को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। फिलहाल मासूम कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। ये चिंता की बात है, टेंशन की बात है। मूवमेंट देखने के लिए गड्ढे में दूसरा कैमरा डाला गया। 24 घंटे से बोरवेल में चेतना फंसी हुई है और लगातार इंतजार हो रहा है कि आखिरकार चेतना कब बाहर निकले। इसके लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन पहले तो 3 घंटे बाद इंतजार के बाद यहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ पहुंची थी और उसके बाद एक घंटा बढ़ते बढ़ते अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है और अभी भी सफलता नहीं मिल पाई है। बहरहाल आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए पूरा मामला कि बोरवेल में जिंदगी की जंग। चेतना मासूम कल गिरी थी
करीब 2 बजे का वक्त था। उसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ लगी और उसके नीचे की तस्वीर है परिजनों की, जहां पर रो रो कर उनका कल से ही बुरा हाल है। उसके बाद आगे बढ़ते जाइए तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन किसी तरह से शुरू हुआ। घटनास्थल पर मेडिकल की टीम भी पहुंची। हमारे संवाददाता को भी आप इस दौरान देख सकते हैं। मासूम को ऑक्सीजन दी गई, सबसे नीचे की तस्वीर है और उसके ऊपर की 2 तस्वीरें हैं। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है, कुछ स्थानीय नेता भी पहुंचे और बच्ची का मूवमेंट कल जब कैमरा में कैद हुआ था वो तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अब दूसरा कैमरा इस गड्ढे में डाला गया है। परिजनों ने गलती ये की कि ये पूरा का पूरा जो बोरवेल था उसमें से पाइप निकाल लिए थे, गड्ढा खुला छोड़ दिया और ये गड्ढा मुसीबत बन गया चेतना के लिए। चेतना खेलते खेलते इसमें समा गई, गिर गई। जैसे ही जानकारी मिली पुलिस प्रशासन के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एसडीआरएफ एनडीआरएफ को सूचना दी, लेकिन 3 घंटे तक एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें नहीं पहुंच पाई थी। शुरू कर दिया। इस वक्त तस्वीरें पीछे की बता देता हूं कि इस वक्त जो एनडीआरएफ की टीम है वो इस वक्त कोशिश कर रही है और जो अम्ब्रेला शेप के जरिए, रिंग के जरिए उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी सामने रखे हुए हैं, सीसीटीवी के जरिए सर्विलेंस की जा रही है कैमरे से। एसडीएम है हमारे साथ ब्रजेश चौधरी। सर आप बताएं अभी तक की क्या प्रोग्रेस है, अब क्या स्थिति है, क्या बच्ची को निकालने के लिए काम शुरू हो गया? नहीं, बिल्कुल पिछले कल शाम से ही जैसे कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लगातार। एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम, प्रशासन भी यहाँ लगातार मौजूद है और रात भर भी जारी रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है एनडीआरएफ टीम से वो ये है कि जो रिंग है अम्ब्रेला शेप की वो बच्ची के पोजीशन के नीचे सेट हो चुकी है और धीरे। तो राजस्थान को शूरवीरों की धरती माना जाता है। सीमा पर देश की सुरक्षा में तत्पर रहने के लिए प्रदेश से युवा सेना में भर्ती होते हैं। सिरोही के एक युवा ने मेहनत की बदौलत उनका सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयन हुआ है। आबू रोड शहर निवासी भव्य अग्रवाल का भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयन हुआ। देहरादून में हुई पासिंग आउट परेड के बाद भव्य पहली बार जो हैं वो घर लौटे हैं। इस दौरान परिवार और रिश्तेदारों में भव्य के लेफ्टिनेंट बनने से खुशी का माहौल है। भव्य ने बताया कि स्कूली शिक्षा आबू रोड से की, साल 2023 में सीडीएस परीक्षा में चयनित होने के बाद एफकेट में सिलेक्शन हुआ। पिता टेंट व्यवसायी, माता सरकारी स्कूल में टीचर है। 12th से स्टार्ट कर दिया था सिंस एनडीए में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट उसके बाद मेरा सीडीएस में हुआ और एफकेट में सिलेक्शन हुआ। मैंने एज अ मेन आर्मी को चूज करा और मैं सीडीएस के थ्रू आईएमए में गया। आपको आर्मी में जाने का कैसे मोटिवेशन मिला? आर्मी स्टार्टिंग से ही काफ़ी क्लोज रही है। लाइक मेरे पापा भी एनसीसी में थे तो उनसे भी काफ़ी मोटिवेशन मिला। फिर माउंट आबू में आर्मी स्टेशन है, वहाँ आना जाना रहता था तो उनको देख के काफ़ी मोटिवेशन मिला। कोटा महोत्सव का मंगलवार को दूसरा दिन है। दिन की शुरुआत हेरिटेज वॉक के साथ हुई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस हेरिटेज वॉक में हिस्सा लिए हैं। ओम बिरला की पहल पर कोटा को पर्यटन के पटल पर आगे लाने के लिए महोत्सव का आगाज यहां पर किया गया है, आयोजन हो रहा है और इसके तहत अगले 3 दिनों तक अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। कोटा की तस्वीरें स्पीकर ओम बिरला ने न्यूज 18 से भी बातचीत इस दौरान की। उन्होंने कहा कि ये आयोजन आस्था का एक सर्किट तो बना ही रहा है, इसके साथ साथ कोटा और बूंदी यानी पूरे हाड़ौती के पर्यटन को भी आगे लेकर के आ रहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। कोटा को पर्यटन के पटल पर आगे लाने के लिए कोटा फेस्ट और आज दूसरा दिन खास रहा। इसके साथ हेरिटेज वॉक और कचौरी फेस्ट सब कोटा को पर्यटन के पटल पर लाने के लिए आपकी कवायद। और आज दूसरा दिन हेरिटेज वॉक, तमाम वो दृश्य देखने को मिल रहे हैं जो अद्भुत है। कोटा महोत्सव के माध्यम से कोटा की जो पुरानी संपदा है, हमारे पुराने पर्यटक स्थल है और हमारी आस्था के केंद्र, आध्यात्मिक आस्था के केंद्र बतादा मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर, ये हमारे आस्था के केंद्र है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।